विलियम मूरक्रोफ्ट 19वीं सदी के मशहूर एक्सप्लोरर, जिन्होंने हिमालय को भी खूब खंगाला और अपनी यात्राओं को विस्तार से दर्ज किया। साल 1812 में उन्होंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की और फिर 1819 से 1825 में अपनी मृत्यु तक एक लंबी हिमालयी यात्रा की, जो अल्मोड़ा से बुखारा तक की थी। इस यात्रा का संस्मरण साल 1835 में प्रकाशित हुआ, जिसका नाम था ट्रेवल्स इन द हिमालयन प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान एंड द पंजाब। इसके सह लेखक जॉर्ज ट्रेवेक थे, जो इस यात्रा में विलियम मूरक्रोफ्ट के सहपाठी भी थे। इस संस्मरण में अल्मोड़ा से लेकर टिहरी तक के कई दिलचस्प विवरण दर्ज हैं, जो आज से 200 साल पहले के उत्तराखंड की झलक देते हैं। पहाड़ पत्रिका में प्रकाशित मूरक्रोफ्ट के यात्रा वृत्तांत के जरिए आज हम आपको ले चलेंगे 200 साल पुराने उत्तराखंड की एक विस्मयकारी यात्रा पर। नमस्कार, मेरा नाम है वैष्णवी भट्ट और आप देख रहे हैं 12 मासों का खास कार्यक्रम टांडी कांठी। उत्तराखंड में बिताए अपने दिनों के बारे में विलियम मूरक्रोफ्ट लिखते हैं, साल था 1819। हम लोग 12 दिसंबर को अल्मोड़ा से जोशीमठ पहुंचे थे। यहाँ न कूली और न ही आग पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। फिर ये पता चला कि नीति दर्रा भी इस समय पार करने के लायक नहीं है। हमें 2 हफ्तों पहले ही यहाँ जाना चाहिए था। 2 दिसंबर को हुणिये नीति दर्रे से तिब्बत वापस आ गए थे। मैंने प्रस्ताव रखा कि हमें अपना सामान यहीं कुलियों के पास छोड़कर दर्रा पार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुलियों ने साफ मना कर दिया और कहा कि हम मरने को तैयार नहीं हैं। आखिरकार हमने दर्रा पार करने का इरादा त्याग दिया और तय किया कि या तो अगली गर्मी की शुरुआत तक यहीं रुकें या फिर लद्दाख की यात्रा कर लें। मैं नीति दर्रे के रास्ते इसलिए जाना चाहता था कि हुणिये व्यापारी और लहसा के लोगों के संपर्क के साथ यहाँ से लद्दाख को सीधा रास्ता जाता था, लेकिन इस मौसम में नीति दर्रा पार करना मुमकिन नहीं था। ऐसे में अब जोशीमठ में रुकने के बदले मैंने राजा रणजीत सिंह से स्वीकृति लेकर कुल्लू जाने की सोची और हम जोशीमठ से श्रीनगर आ गए। गढ़वाल की पुरानी राजधानी श्रीनगर अलकनंदा नदी के बाएं तट पर स्थित है। साल 1796 में जब कैप्टन हार्डविक यहाँ आए थे, तब के मुकाबले आज यहाँ की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। गोरखों ने ये क्षेत्र 1803 में जीत लिया था। तब भी भूकंप और बाढ़ का प्रकोप भी हुआ। आज भी ये शहर बहुत खराब हालत में है। आधा शहर तो अब भी खंडरों से भरा हुआ है। 3 सदी पहले बने महल की भी आज बुरी हालत है और इसमें अब तक कोई नहीं रहता। नगर में 2 मंदिर हैं और मुख्य भवन के रूप में एक धर्मशाला है, जो यात्रियों और तीर्थयात्रियों दोनों के काम आती है। श्रीनगर एक ही रास्ते में करीब 1/4 मील लंबे बाजार के रूप में बसा है और ये बाजार काफी चौड़ा और खुला है। मैदान पत्थर के बने हैं और इसकी छतों पर पठाल है। ज्यादातर मकान 2 मंजिले हैं, जिनकी निचली मंजिल में दुकानें हैं। यहाँ कुछ व्यापार होता है और सूती कपड़ा यहाँ काफी बनता है। घरेलू उपयोगों के लिए ऊनी कपड़े भी बनाए जाते हैं। अलकनंदा नदी में ट्राउट मछली मिलती है, जिन्हें पकड़ने के लिए एक विशेष पौधे के रेशों से जाल बनाया जाता है। इस नदी की रेत में सोना भी मिलता है, जिसे निकालने का काम नाहन से आए कारीगर करते हैं। लेकिन सोना निकालने का ये काम बहुत लाभकारी नहीं है। कामगारों को इसके लिए 4 रुपये प्रतिमाह ही मिल पाता है। ये सोना शोधन के बाद एक फर्रुखाबादी रुपए में 6 रुपये रत्ती बेचा जाता है, यानी एक तोला 12 मासा 16 रुपये में बिकता है। इस काम में कुल 15 लोग जुटे हैं। विलियम मूरक्रोफ्ट ने श्रीनगर का ये जो वर्णन किया है, वो गोरखा आक्रमण के कुछ समय बाद का है। लेकिन इस आक्रमण से पहले साल 1796 में थॉमस हार्डविक नाम का एक अंग्रेज अफसर भी श्रीनगर पहुंचा था। हम मूरक्रोफ्ट की इस यात्रा में आगे बढ़े उससे पहले थॉमस हार्डविक द्वारा दर्ज किए गए आज से 228 साल पहले के श्रीनगर की गलियों में भी टहल आते हैं। साल 1796 की अपनी यात्रा के बारे में थॉमस हार्डविक ने लिखा था, श्रीनगर घाटी 1.5 मील तक फैली है। श्रीकोट से अलकनंदा घाटी में प्रवेश करती है और ये नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और इसकी धारा करीब 250 गज चौड़ी है। ड्राई सीजन में ये सिमटकर केवल 100 गज ही रह जाती है। नदी का तल गोल पत्थर, रोड़ी, बजरी और बालू से भरा हुआ है। 2-3 जगह बड़ी चट्टानें भी हैं और लकड़ी की नाव इस नदी में चलती रहती है। श्रीनगर का कस्बा एक घाटी के बीच में है, जो लंबाई में 3/4 मील है और चौड़ाई में उससे भी कम। कस्बे के मकान पत्थर से बने हैं, जिनकी छत पर पठाल है। गली में भीड़ भाड़ रहती है और यहाँ के राजा का घर इस कस्बे के बीचों बीच बना है। यही यहाँ का सबसे बड़ा भवन है, जो कि 4 मंजिलों का है और ग्रेनाइट से बना हुआ है। ये काफी पुराना दिखाई पड़ता है और इसकी मरम्मत भी नहीं हुई है। एक आध को छोड़कर अधिकतर सड़कें संकरी ही हैं। यहाँ के राजा ने मुझे अपनी वंशावली भी दी। राजा ने यह भी बताया कि इस देश के सालाना राजस्व 5,06,000 है। इसमें तमाम टैक्स भी शामिल है, जिसमें आयात निर्यात टैक्स, अन्न पर लगने वाला टैक्स, खनन और सोने के निकासी से मिलने वाला टैक्स आदि। अन्न पर टैक्स या तो फसल के रूप में लिया जाता है या नकदी के रूप में, और ये कुल उपज का आधा होता है। सिक्के सैनिकों को वेतन के रूप में दिए जाते हैं और दरबार के गायकों और नाचने वाली लड़कियों को भी।
सोने पर टैक्स रेत से निकलने वाले सोने की मात्रा के अनुसार नहीं, बल्कि इस काम में जुटे लोगों की संख्या के आधार पर लिया जाता है। सभी को 100 रुपये प्रतिवर्ष देना होता है। ये टैक्स कर्णप्रयाग, पैनखंडा, देवप्रयाग, ऋषिकेश और लखड़ घाट के लिए जाते हैं। नागपुर और धनपुर में तांबे की 2 खानें हैं, जिनमें साल में 8 महीने काम होता है। ये खनिजे 50% तक शुद्ध धातु पैदा करता है, जिसका आधा राजा को जाता है और बाकी का आधा खनन, शोधन, गहन और श्रमिकों के वेतन में। दसौली में शीशे की खान है, जिसका उत्पादन राजा को मिलता है और श्रमिक 8 महीनों तक यह काम करते हैं। इस काम में स्वास्थ्य हानि होने के कारण ही इन लोगों को खेती योग्य टैक्स फ्री जमीन दी गई है। लोहे का उत्पादन भी चांदपुर, भिलंग, बिचान और कोला में होता है। आय के कुछ अन्य साधन भी हैं, जैसे नमक, सुहागा, कत्यूरी, चंवरपूछ और पंछी। पैनखंडा में पंखिया भी बनती है, जो भेड़ की ऊन की होती है। यहाँ रोहिलखंड से कपड़ा आता है और लाहौर से नमक। बाद में यही तिब्बत तक जाता है। मैदानों से चावल का आयात किया जाता है और पहाड़ों से विभिन्न प्रदेशों द्वारा टैक्स लिया जाता है, जो लगभग 6% होता है। कुछ चीज़ों पर टैक्स इससे भी ज़्यादा है। कोटद्वार का एक अधिकारी हाकिम तो 12,000 प्रतिवर्ष किराया देता है। 1792 से यहाँ के राजा ने गोरखा राजा को 25,000 रुपये प्रतिवर्ष टैक्स देना शुरू किया है। राजा का एक वकील गोरखा दरबार में रहता है और जब टैक्स देने का समय आता है तो एक अधिकारी नेपाल और श्रीनगर के बीच टैक्स देने जाता है। राजा की सेना में करीब 5,000 सैनिक हैं, जो मुख्यतः पहाड़ी हैं। इनके पास मामूली बंदूकें, तीर कमान और ढाल तलवार है। इन सैनिकों में से 1,000 राजधानी में ही रहते हैं। इनके पहनावे और अनुशासन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और इन्हें बहुत ही कम वेतन नियमित रूप से मिलता है। श्रीनगर के निवासी मुख्यतः हिंदू हैं। वे मैदानी क्षेत्रों के निवासियों से काफ़ी अलग हैं। मैदानी इलाकों और तिब्बतों की सीमा से लगे इलाकों के निवासी अलग से पहचाने जा सकते हैं। इनमें से अनेक लोग अब स्थायी रूप से यहाँ बस गए हैं। साल 1796 में थॉमस हार्डविक ने इस तरह से गढ़वाल रियासत की अपनी आंखों देखी दर्ज की थी। अब वापस लौटते हैं विलियम मूरक्रोफ्ट की श्रीनगर से आगे की यात्रा पर। इसके बारे में उन्होंने लिखा है, 4 फरवरी 1820 के दिन हमने श्रीनगर छोड़ा और झूला पुल की मदद से अलकनंदा पार कर हम आगे बढ़े। अब सड़क संकरी हो गई थी। मलेथा में गेहूं, गन्ने, तंबाकू और प्याज की फसल लहरा रही थी। हम तकोली नदी के साथ आगे बढ़े। हमारा सामान ढो रहे जानवर एक दिन पहले ही रानीहाट के पास अलकनंदा को पार कर चुके थे। पीठ पर लदे बोझ के चट्टानों से टकराने के कारण एक जानवर गिरकर मर भी चुका था। अब तक कुल 4 जानवर मर चुके थे। घोड़े तो दुर्घटनावश मरे ही, पर खच्चर लापरवाही से ही मारे गए। खच्चर निश्चित ही ज़्यादा सुरक्षित हैं, लेकिन यहाँ के लिए सबसे उपयोगी जानवर जाबू है, यानी याक और गाय का वंशज। फिर 5 फरवरी 1820 को हम तकोली से आगे बढ़े और चढ़ाई पार की। हम सिंचित नारायण घाटी में पहुंचे। एक आदमी से जब मैंने पूछा कि इतनी उपजाऊ घाटी में कोई नजर क्यों नहीं आ रहा, तो उस ग्रामीण ने बताया कि गोरखों की लूट ने लोगों को घरों से भागने के लिए विवश कर दिया था। हम लोग भिलंगना घाटी में जा चुके थे। अगले दिन हम भिलंगना नदी के किनारे किनारे टिहरी पहुंचे। गढ़वाल के अंतिम राजा के पुत्र सुदर्शन शाह ने यहाँ आवास बना लिया था। उसे गोरखों ने अपनी पैतृक गद्दी यानी श्रीनगर से भगा दिया था, जिस कारण उसे ब्रिटिश क्षेत्र में शरण लेनी पड़ी। नेपाल युद्ध के बाद गढ़वाल को मुक्त तो करा लिया गया, लेकिन श्रीनगर और पूर्वी हिस्सा ब्रिटिश सत्ता ने अपने पास रख लिया। पुरानी राजधानी का छिन जाना सुदर्शन शाह के लिए अपमानजनक था। इस बात पर लोगों को शक था कि राजा के श्रीनगर आने से शहर को छोड़ चुके लोग वापस लौटेंगे या व्यापार बढ़ सकेगा। टिहरी मुख्य मार्ग से हटकर है। कोई विशेष बात इस बस्ती के साथ नहीं है। अभी यहाँ सिर्फ राजा का महल है और कुछ उसके कर्मचारियों के आवास। बाकी लोग छोलदारियों यानी टेंट में रह रहे हैं। राजा के महल से आधे मील पर भिलंगना और भागीरथी का संगम है। टिहरी राजा का क्षेत्र पूर्व से पश्चिम को 100 मील और उत्तर से दक्षिण को 50-60 मील होगा। यहाँ का कुल राजस्व 60,000 रुपये बताया जाता है। राज्य का बहुत सा क्षेत्र अनुत्पादक भी है। गोरखा काल में कितने ही गांव खाली हो गए थे और कितनी ही औरत बच्चों को गुलाम बनाया गया था। जनसंख्या के कम होने का कारण गर्दिश के समय माँ बाप द्वारा बच्चों को बेचा जाना भी है। कुछ जगह तो लोग यहाँ एक से ज़्यादा पत्नियाँ भी रखते हैं। टिहरी पहुँचने पर राजा हमसे मिलने हमारे टेंट में आया। टिहरी प्रवास में उससे अनेकों मुलाकातें हुई। वह बहुत ही सक्रिय समझदार व्यक्ति लगा और अपने देश यानी टिहरी की स्थिति को सुधारने में व्यग्र भी। उसने बताया कि गोरखा आक्रमण से पहले तक हुणदेश यानी तिब्बत भी उसे नियमित कर देता था। टिहरी राज्य बनने के बाद उसने एक प्रतिनिधिमंडल छपरांग भेजा। उसे सूचना मिली थी कि कर भुगतान के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र पेंकिंग के कोर्ट में भेज दिया गया है। राजा के चाचा प्रीतम शाह भी मुलाकात के लिए आए। उन्हें गोरखा आक्रमण के समय गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उनके साथ गोरखों ने ठीक व्यवहार किया और राज परिवार की कन्या से उनका विवाह कर दिया। विलियम मूरक्रोफ्ट ने अपनी इस यात्रा के दौरान एक दिलचस्प धार्मिक अनुष्ठान भी देखा। इस अनुष्ठान को टिहरी में व्रत कहा जाता है, जिसे मूरक्रोफ्ट ने अपने संस्मरण में बारात लिखा है।
ये त्योहार आज भी मनाया जाता है, जिसे कहीं बेड़ा व्रत और पौड़ी में कटबद्धी नाम से जाना जाता है। इस आयोजन में एक लंबी रस्सी पर एक पुतला बांधा जाता है, जो रस्सी पर फिसलता हुआ तेजी से नीचे की ओर आता है। लेकिन आज से 200 साल पहले जब विलियम मूरक्रॉफ्ट इस क्षेत्र में आए थे, उस वक्त इस आयोजन में कोई पुतला नहीं बल्कि कोई स्थानीय व्यक्ति ही रस्सी पर सवार हुआ करता था। इस बारे में विलियम मूरक्रॉफ्ट लिखते हैं, श्रीनगर से आते हुए मैं देख रहा था कि वारात नामक समारोह की तैयारी हो रही थी। इसका नायक टिहरी में रहता था। मैंने पूछताछ कर उसे बुलाया। बंचू नामक 60 साल का एक व्यक्ति अपने दोनों बेटों के साथ, जो कि उसके शिष्य भी थे, मुझसे मिलने आया। वारात में एक रस्सी में ऊपर से नीचे को फिसलना होता है। रस्सी को ऊपर पेड़ से और नीचे किसी सख्त चीज से बांधा जाता है। ये महादेव को समर्पित एक अनुष्ठान है, जो कि किसी आसन अनिष्ट से बचाव या किसी वास्तविक आपदा से मुक्त होने के लिए किया जाता है। बंचू ने अल्मोड़ा में हैजा होने पर इसका प्रदर्शन किया था। इस मौके पर इस्तेमाल होने वाली सामग्री को वो साथ लाया था। घास की बनी रस्सी 2-3 इंच मोटी थी, लकड़ी की एक काठी और 2-3 छोटी छड़ियाँ। पिछले प्रदर्शन में उसने जो रस्सी इस्तेमाल की थी वो 1200 हाथ लंबी थी, काठी उतली थी और जानवरों की पीठ में इस्तेमाल होने वाली थी। इसमें गद्दी नहीं थी और ये 1 फीट 4 इंच गहरी या लंबी थी। रस्सी के ऊपरी छोर से काठी को लगाया जाता है। छड़ियों से तेजी से नीचे आने में मदद मिलती है। इस दौरान काठी में बैठा हुआ प्रदर्शक पीछे को झुक जाता है और फिर वो अपने भार और उतार के कारण नीचे को तेजी से फिसलता है। इसके लिए प्रदर्शक के पैरों में पत्थर भी बांध दिए जाते हैं। सुरक्षा के लिए नीचे आड़ी रस्सी पकड़े हुए कई लोग खड़े होते हैं, ताकि अगर वो गिरता भी है तो उसे पकड़ा जा सके। प्रदर्शक जब नीचे पहुंचता है तो लगभग बेहोश हो चुका होता है। जब तक उसे होश आता है तो उसके लिए चंदा जमा किया जाता है। प्रदर्शक को दक्षता हासिल हो तो उसे ज्यादा खतरा नहीं होता। बंचू ने बिना दुर्घटना के 16 बार यह प्रदर्शन किया है। भिलंगना में भी अलकनंदा की तरह ही ट्राउट मछली पकड़ी जाती है। टिहरी के आसपास बाघों का बड़ा आतंक है। पत्थर की दीवारों के खिसकने वाले दरवाजों का ट्रैप भी बनाया गया है। टिहरी से हुणदेश यानी तिब्बत के लिए नेलोंग से होकर एक सड़क है। इसमें मालवाहक याक या खच्चर जा सकते हैं। दाबा यहाँ से 1 महीने की यात्रा पर है। तो ये था आज से 200 साल पहले की गढ़वाल का वो ब्यौरा जो उस दौर में यहाँ पहुंचे 2 अंग्रेज यात्रियों ने दर्ज किया था। इन यात्रा वृत्तांतों का हिंदी अनुवाद पहाड़ पत्रिका के सहस्त्राब्दी यात्रा अंक 1 में प्रकाशित हुआ है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और 12 मासा की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमारा सहयोग करें, ताकि हम लाते रहें पहाड़ से जुड़ी हर जिज्ञासा की खुराक 12 मासा।